हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29, 28 तक हम पहले दो पार्ट्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेता है। ठीक है ना, मुझे तो ये निकालना है ना कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो पहले मैं ये निकाल लूं कि एक चक्कर में वो दूरी कितनी तय कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे 80 सेंटीमीटर तो इसका व्यास दिया ही हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर इसका परिमाप निकाल दूं पहिए का, यानी वृत्त है ना, ये वृत्त का अगर मैं परिमाप निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं एक चक्कर की। ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। पाई कितना है, 22/7, और आर कितना हो जाएगा, ये व्यास है 80, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 80/2 यानी 40, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1760/7 सेंटीमीटर आ जाएगी एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखो, अब हमारे से पूछा क्या गया, हमारे से पूछा ये गया है कि कार का जो पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि मुझे चक्कर पता करने हैं। चक्कर तो मुझे तभी पता लगेंगे ना कि जब मुझे दूरी पता हो कि कार ने 10 मिनट में दूरी कितनी तय की है। मुझे तो कार की चाल बताई गई है। ठीक है, चाल भी है, समय भी है, तो मैं क्या निकाल लूंगी, पहले दूरी। ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, चाल तो दी हुई है 66 किलोमीटर और समय दिया हुआ है हमें 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में कार कितना चलती है, 66 किलोमीटर। अब हमें जो पहिए का व्यास दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में था, और हमारे से आंसर सेंटीमीटर में और मिनट में पूछा गया। ठीक है ना, दूरी तो सेंटीमीटर में और जो हमारे से आंसर पूछा गया वो मिनट में, यानी टाइम तो मिनट में होना चाहिए और दूरी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मैं चाल को सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ और समय को मैं किस में चेंज कर लेती हूँ, मिनट में। ठीक है, तो समय तो हमारा हो गया 60 मिनट। ठीक है, और चाल किस में चेंज करूं, मैं चाल को मैं चेंज कर लेती हूँ 66 किलोमीटर 1 घंटे में हो रही है ना, तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं चाल। ठीक है, चाल हमारी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, या कह दो पर आवर। 1 घंटे में चाल कितनी है, 66 किलोमीटर। ठीक है, यानी 60 मिनट में चाल हो गई हमारी 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 66,000 मीटर। ठीक है, और 60 मिनट में चाल, 60 मिनट में चाल, अब सेंटीमीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से गुना हो जाएगी, 2 जीरो और आ जाएंगे, ये अब क्या हो गए, सेंटीमीटर। ये 60 मिनट की चाल थी, अब 1 मिनट की चाल कितनी होगी, 1 मिनट की हो जाएगी 1 2 3 4 5, 60 से भाग कर दोगे, 0 से 0, ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो कट गई ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये इतने हो गए। 1 मिनट में जो कार की चाल है, 1 मिनट द्वारा 1 मिनट में कार की चाल। ठीक है, ये तो है चाल। ठीक है, और समय कितना है हमारा, 60 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब हम दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, कार ने कितनी दूरी तय की है, कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है,
समय का होता है दूरी बटे चाल, दूरी हो जाएगी समय गुना चाल, समय गुना चाल। ठीक है, तो अब हम दूरी हमने निकालनी कितने समय में है, हमने कितने समय में दूरी चक्कर निकालने 10 मिनट में ना। ठीक है, तो हमारा समय अब कितना होगा 10 मिनट, और जो चाल है वो कितनी हो जाएगी हमारी 11,000 सेंटीमीटर है। 11,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी हमारी 11, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दूरी अब हमारी आ गई 10 मिनट की दूरी। ठीक है, अब हम चक्कर निकालेंगे। ठीक है, अब मैं ये लिखती हूं कि 1760 बटे 7, ये मैंने निकाला था ना कि एक चक्कर में पहिया कितने दूरी तय करता है, इतनी। इसका मतलब इतनी दूरी में चक्कर लगता है एक, है ना। 1760 बटे 7 सेंटीमीटर चक्कर लगता है, सॉरी दूरी तय होती है, दूरी तय होती है एक चक्कर में, है ना, एक चक्कर में। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर दूरी कब तय होगी, 1 बटे 1760 बटे 7 यानी 7 बटे 1760 चक्कर में। ठीक है, और मुझे निकालना किसमें है, इसमें 11 11, और ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने सेंटीमीटर दूरी तय होगी। 7 बटे 1760 गुना 11, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आ गई। अब इसको काटो, ये कट गया। ठीक है, अब हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 11 से कट रहा है। ठीक है, ये मैं अलग पेन से काट देती हूँ, ये जीरो ध्यान करना, ये कटी हुई है। 11 एकम 11, 1 2 3 4 जीरो बच गई, 1 2 3 4, ये कटेगा 11 एकम 11, 7 में से 6, 11 6 66, और कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, चौक चौक 16, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 पंजे 20, 2 जीरो आएंगी, 4 पे फिर से कट रहा है, ये 4 6 24, 5 में से 4 गए 1, 4 दूनी 8, हाँ कट रहा है, ये 4 एकम 4, 4 6 24, 5 में से 4 गए 1 जीरो, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, इधर 7 पड़ा है, ध्यान रखना, 7 गुना 625 यानी ये आ जाएंगे 7 पंजू 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 1 43। इतने हमारे क्या आ गए हैं चक्कर। चक्कर कौन से चक्कर, जो हमें चक्कर आ जाते हैं कभी, वो वाले चक्कर नहीं। ठीक है, ये कौन से चक्कर हैं, ये चक्कर है कार के पहिए के चक्कर। ठीक है ना, तो अब कार के जो पहिए हैं वो कितने चक्कर लगाएंगे, 4375। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इजी। देखो, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। ये आपके बेटा पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन, सेट 1 पता नहीं सेट 2 या फिर हाफ ईयरली में आया हुआ है ये। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, पहले पार्ट में, दूसरे में पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरे में 5 से विभाज्य एक संख्या। देखो, अब हम क्या करना है, 90 तक संख्याएं अंकित हैं, 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले हमने प्रायिकता निकालनी है 2 अंकों की एक संख्या से। पहले तो आप ये देखो कि 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 से 90 तक में 10 से शुरू होंगी। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर 90 तक संख्याएं गिनो कितनी होंगी। क्या तरीका है, 90 माइनस 10 प्लस 1, 90 में से 10 गए 80 प्लस 1 कितनी होगी, 81 संख्याएं हो जाएंगी हमारी। ठीक है, जैसे 1 से 5 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 5 ना, तो 1 से 5 को अगर आप 5 में से 1 घटाओगे तो 4 निकलेंगी ना, मतलब 1 कम निकलती है, तो इसीलिए हम 1 प्लस करते हैं। ठीक है, ये पता लग गया क्यों किया 1 प्लस। ठीक है, तो अब हमारी कितनी हो गई, 81 आ गई 2 अंकों की संख्याएं। अब आप क्या लिखोगे कि 2 अंकों की संख्याएं वो कितनी है, 81।
ठीक है। और कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं कितनी है बेटा? 1 से 90 तक 90 हो गई। ठीक है, अब क्या लिखोगे? 2 अंकों की संख्याएं होने की प्रायिकता लिख लोगे। ये कितनी हो जाएंगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 81 बटे 90। बहुत आसान है ना ये क्वेश्चन, तो निम्न 81, ये आ जाएगा आपका 9 बटे 10 आंसर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब 1 से 90 तक की संख्याएं हैं, इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं निकाल लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, हमने तो 90 से ऊपर नहीं जाना ना। तो अब ये कितनी संख्याएं हो गई? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई ना। तो क्या लिखोगे? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं? कितनी थी? 9 थी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और कुल संख्याएं लिख दोगे 90। ठीक है, और क्या लिखोगे? कुल संख्याएं। अब प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता लिख लोगे ये। ठीक है, लिखना है आपने पूरा। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9, कुल परिणाम 90। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटे 10। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो गया 1 बटे 10। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 5 से विभाज्य एक संख्या। 1 से 90 तक की संख्याओं में 5 से विभाज्य वाली संख्या हमने निकालनी है, यानी 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 के 20, 5 पंजे 25, 30। 5 का पहाड़ा लिख दो बेटा। 50, अब 55, 12 पंजे 60, 65, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 18 पंजे 90। ठीक है, अब ये गिनो कितनी है? 1 2 3, देखो 18 पंजे 90, तो 18 ही होंगी ये संख्याएं, है ना। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ? 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 18। ठीक है, और कुल संख्याएं वही 90। ठीक है, क्या लिखोगे? 5 से विभाजित संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18, कुल परिणाम 90। इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा? 1 बटे 5। तो 1 बटे 5 हो गया आपका आंसर। हो गए आपके तीनों पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सोल्व करती हूँ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं होल स्क्वायर को खोल देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लिख देना आप फॉर्मूला यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, खोलो इसको लेफ्ट हैंड साइड को। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, ऐसे ही इधर भी खोलो। कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए हमें पता है 1 होता है, इसको इकट्ठा रख दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर को लिख दो। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस, हालांकि ये 1 नहीं होता, पता है ना, इसको 1 नहीं कर देना इसको देखते हुए। अब इसको देखो, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैं कोसिकेंट को लिख देती हूँ 1 बाय साइन ए। ठीक है, और इसमें भी सीकेंट और कोस अपोजिट होते हैं, तो सीकेंट को लिख देती हूँ 1 बाय कोस ए। ठीक है, अब ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 बचा, नेक्स्ट में भी 2 बचा। ठीक है, डार्क पेन यूज करते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं? 2 और 2 4 और 1 5, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए
प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। लेकिन आप हम अपनी राइट हैंड साइड देखो, हमें क्या चाहिए 7 प्लस टेंजेंट और कोटेंजेंट में चाहिए आंसर। ठीक है, अब टेंजेंट और कोटेंजेंट में कैसे आ सकता है, हमें पता है हम कोसिकेंट को कोट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो अब मैं कोसिकेंट की जगह क्या लिख देती हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब रह गया टेंजेंट, हमें ये पता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो सेकेंड स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यहाँ रख दो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 5 और 1 6 और 1 ये 7 बन गया, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर 5 नंबर आपको मिलते हैं इतने आसान क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, 5 नंबर भी तो मिलेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, अरे इसी का और भी है ना, और में ही करवा दूं पहले। 31 में जो आपका और वाला है वो क्या है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो बेटा, एक मीनार बना लो, इसको मैं प्लेन पेपर पर बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो, हाँ जी, एक मीनार है। ठीक है, मीनार आपकी भवन से ऊंची होगी, है ना, तो मीनार बड़ी बना लेते हैं हम और भवन नीचा बना लेते हैं। मैं मान लेती हूँ ए बी जो है वो अपना क्या है भवन, और सी डी जो है वो क्या है मीनार है। ठीक है, ये कह रहे हैं मीनार, ये मीनार हो गई इसके पाद बिंदु से। ठीक है ना, ये पाद बिंदु हो गया, इससे भवन के शिखर, ये भवन है इसका शिखर ये हो गया। ठीक है, तो पाद बिंदु से मीनार के भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये कितना है कोण 30 डिग्री। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार का शिखर, ये शिखर है। ठीक है, इसको मिलाओ तो ये कोण कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार है कितनी ऊंची है, ये 50 मीटर ऊंची है, तो मैंने क्या निकालना है भवन की ऊंचाई, यानी हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है ना, ये भवन ही है ए बी, तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है ए बी की। अब देखो ए बी की हाइट निकालने के लिए तो मुझे ये वाली ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी डी, लेकिन ए बी डी को आप ध्यान से देखो, मुझे ना तो इसमें हाइट पता है, ना ही मुझे बेस पता है, ना ही मुझे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का पता है। ठीक है, तो पहले मैं इस ट्राइंगल से कुछ निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल से कुछ तो निकल के आएगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो अब मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, आपने ये सब लिखना है कि माना ए बी भवन की ऊंचाई है और सी डी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री, और ये सब आपने लिखना है। ठीक है ना, अब मैं सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल ले रही हूँ बीसीडी। अब आप बीसीडी में देखो, बीसीडी में मुझे ये सीडी तो दे ही रखा है ना, सीडी बटे अगर मैं ये निकाल दूं तो ये आधार जो है वो इस ट्राइंगल में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, बीसीडी बटे बीडी यानी लंब बटे आधार। ठीक है, ट्राइंगल ये है ना, ये वाली ट्राइंगल है बेटा, ये वाली। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जो कोण है वो कौन सा है 60 डिग्री का। ठीक है, वैसे भी एंगल के सामने हमारा लंब होता है ना। ठीक है, तो लंब बटे आधार, और एंगल कितना है 60, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, और CD कितना है 50, BD हमने निकालना है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वर्गमूल 3 BD बराबर 50। ठीक है, तो BD अपना कितना आ जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3, क्या मीटर में है ना, मीटर।
ठीक है, BD निकल गया अपना कितना 50/√3। ठीक है, अब BD का हम यूज करेंगे ना ये निकालने में। ठीक है, अब हम कौन सी ट्राइंगल में आ जाए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ABD में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी यही लो लंब एंगल। अब इसमें क्या लोगे, अब इस ट्राइंगल में हमारा एंगल कौन सा होगा, 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री के सामने क्या है, लंब, तो AB/BD, AB/BD यानी लंब बटे आधार। किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का, और एंगल क्या है 30 डिग्री। ठीक है, AB हमने निकालना है, BD हम निकाल चुके हैं 50/√3, और टेंजेंट 30 का मान है 1/√3। ठीक है, अब इसको ऊपर ले आ जाएगा ये √3, AB/50 बराबर 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से करोगे 3, AB बराबर 50। ठीक है, तो AB हमारा आ जाएगा 50/3। इसको काटो, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 3 6 18, 10 में से 8 गए 2, 3 6 18, 3 6 18। तो ये हमारी जो भवन की ऊंचाई है वो आ जाएगी 16.66 मीटर। अगर 66 ही आता जाएगा ना, खत्म तो होना ही नहीं, तो आप हम इसको 6 के आगे 5 से पॉइंट है, तो मैं इस 6 को क्या बना सकती हूँ 7, तो आप इसको 16.7 मीटर भी लिख सकते हो। तो भवन की ऊंचाई हमारी आ जाएगी 16.7 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अपना 32, उसमें क्या है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 32 हम लास्ट में करेंगे, इसमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी, पहले 33 कर लेते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखो, धातु के गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन। अब हमने कुछ एक्स्ट्रा धातु तो ली नहीं, जितना गोला है, जिस धातु जितनी धातु का बना हुआ है उसी से बेलन बनाया गया है। इट मीन्स दोनों का वेट इक्वल होगा। ठीक है ना, तो वेट का मतलब आयतन, तो इसका मतलब मैं गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर रख सकती हूँ। ठीक है, मुझे गोले की त्रिज्या भी दी हुई है और बेलन की भी दी हुई है, तो दोनों की अलग अलग है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या जो है वो बड़े वाला आर ले लेते हैं हम, वो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर मान लेती हूँ, वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। ठीक है ना, अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर मैंने बड़ा माना है, r³ बेलन का आयतन होता है पाई आर मैंने छोटा माना है, r² h को इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप ऊपर ये लिख देना, माना गोले की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r तथा स्मॉल ऊंचाई जो है स्मॉल h है। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखोगे, फिर ये करने के बाद 4/3 पाई हम ले लेंगे 22/7, और r हमें दिया हुआ है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर, अरे पाई को 22/7 पुट्टी मत करो, क्योंकि दोनों तरफ पाई तो सेम होगी ना, वो कट जाएगी। इसमें r कितना है 6, तो 6 गुना 6 हो गया, h हमने निकालना है। 4/3 गुना 42 को मैं लिख देती हूँ, 4.2 पॉइंट हटाकर 10 कर दिया। ठीक है, ये हो गया 36 गुना h। ठीक है, h निकालना है तो 36 को मैं इधर ले आऊंगी इस तरफ। अब ये कटता है, चलो इधर काट देते हैं, 4/3 गुना 42/10, 36 ले आई मैं इधर। ठीक है, अब काटो भाई, क्या क्या कटता है। 3 से ये कट रहा है 12 पे ना, सॉरी 14 पे, सॉरी 3 से ये कट गया किस पे, 14 पे। अब और क्या कट रहा है, 10 को तो मत ही काटना, इसकी 0 लग जाएगी, छिक छिक 36, 6 7 42, और ये 6 7 42। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, 14 चौके 56, 56 को कर देते हैं हम किससे, 49 से। ठीक है, 49 से करो, 9 छिके 54, 5 9 5 45 और 5 50, 4 छिके 24, 2 4 5 20 और 2 22, 4 4 5 2 7 4 4,
बटे में 1 2 3 बराबर में h। ठीक है ना। ये क्या है, हमारी ऊंचाई किसकी निकल रही है, बेलन की। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट लगा दो 3 अक्षरों के बाद 2.744 ये, या फिर इसको लिख दो 2.7 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, हाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। व्यास 7 मीटर वाला, व्यास कितना दिया हुआ है, 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं, गहरा कुएं की जो गहराई होगी वो क्या हो जाएगी, कुएं की ऊंचाई ही ना। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। इतना कुआं है, 7 मीटर तो व्यास वाला है और 20 मीटर गहराई वाला है। उसको खोदने से निकली हुई जो मिट्टी है उसको समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया। देखो मिट्टी सिर्फ उतनी ही ली गई है जितनी कुएं को खोद कर निकाली जाती है। ठीक है, और उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो चबूतरा जो होता है बेटा वो घनाभ की शेप का होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग है ना। ठीक है, चबूतरा होता है उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ये 3 चीजें होती है ना, तो हाइट हमने निकालनी है और लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। ठीक है, तो उसकी मिट्टी और उससे बनाई गई मिट्टी दोनों का वेट सेम होगा, इसीलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। और कुआं किसकी शेप का होता है, बेलन की शेप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम बेलन का आयतन किसके आयतन के बराबर रखेंगे, चबूतरे के यानी घनाभ के आयतन के, है ना, घनाभ का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, पाई आर कितना है, बेलन का आर यानी 7/2 हो जाएगा, व्यास है ना 7 और ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, और ये 2 बार है, आर स्क्वायर एक बार और आएगा 7/2। इसकी लेंथ दी हुई है 22 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ दी हुई है 14, ऊंचाई हमने निकालनी है। ठीक है, तो ऊंचाई को यहाँ रख दो, 22/7 गुना 7/2 गुना, ब्लैक से कर दूं आपको साफ दिखाई देगा, 7/2 गुना 20। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 22 गुना 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काटो क्या क्या कट रहा है, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से ये कट गया 10 पे। ठीक है, अब 22 से 22 सीधा कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10, 5 रह गया ऊपर और नीचे सिर्फ 2 बचा है, 5/2 हमारी हो गई हाइट। हाइट किसमें है, मीटर में है ना सब कुछ, तो हाइट हमारी हो जाएगी 5/2 यानी 2.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। बहुत आसान थे, 33 के दोनों ही पार्ट एक जैसे दिए हुए थे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूलों की भी बात होती है कि बच्चों को जो फॉर्मूला याद हो वही क्वेश्चन आप कर लेना बेटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पहले। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। हमें माध्यक दिया हुआ है और हमने x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम इससे क्या निकालेंगे, माध्यक निकालने के लिए CF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जो भी निकालना हो, माध्य, माध्यक या बहुलक, उसका फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस CF/F गुना में H, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं। अब यहाँ 5 5 में x जोड़ोगे, 5 + x, इसमें 20 जोड़ोगे, 25 + x, 25 में 15 जोड़ोगे, 40 + x, इसमें y जोड़ोगे, 40 + x + y, इसमें 5 जोड़ोगे तो 45 + x + y। ठीक है, अब देखो हम जो CF का टोटल करते हैं वो इसके टोटल के इक्वल आता है ना, तो यहाँ हमें टोटल x 60 दे रखा है। ठीक है ना, चाहे 60 अभी कब होगा, जब हम x और y के मान यहाँ रख देंगे, लास्ट में आप चेक कर लेना अपने x और y के मान निकाल कर, तो ये वाला जो आता है वो किसके इक्वल होता है, इसके। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको इसके इक्वल रख देती हूँ ताकि हमें याद रह जाए बाद में, इस समीकरण का हमें यूज करना होगा
45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 60 के। ठीक है, इसको सर्कल करके रख लेते हैं हम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें माध्यक तो दे रखा है। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला लगाया हमने, क्यों, क्योंकि हमें माध्यक दिया हुआ है और हमने x और y के मान निकालने हैं। अब माध्यक देखो हमारा कौन से अंतराल में आ रहा है, 28.5 जो है वो इस अंतराल में आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मेरा L क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा 20, और क्या चाहिए n/2, ये क्या होता है, ये होता है समेशन f 60। तो n ये किसके इक्वल होता है, यहां से n के इक्वल होता है ये, तो n/2 क्या हो जाएगा 60/2 यानी 30। ठीक है, तो CF क्या होगा, CF इसके सीधा जाओ, इससे ऊपर वाला होता है, ये हमारा होता है CF। ठीक है, और F क्या होगा, ये वाला F किस लाइन में, ये F इसके सामने। ठीक है, तो L हमारा है 20 प्लस n/2 हो निकाल दिया मैंने 30, माइनस CF है हमारा 5 प्लस x, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना बेटा, हमेशा माइनस के साइन के बाद क्या लगाते हैं हम, ब्रैकेट खोलेंगे इसको, ताकि फिर ये साइन चेंज हो जाते हैं। F क्या है हमारा 20, और H क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है 0 से 10, 10 से 20, इसमें डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स। ठीक है, बाय 20 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 20 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बाय 20 मल्टीप्लाई 10। 10 से ये काट दो, 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माध्यक हमें कितना दिया हुआ है 28.5। ठीक है, तो ये 28.5 लेकर चलो, 20 को इधर ले आओ, 28.5 माइनस 20। ठीक है, बराबर में ये हो गया 25 माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, 28.5 में से 20 घटाओगे आप तो ये आ जाएगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 2 को 8.5 से गुना करोगे, बराबर में 1 को 25 माइनस एक्स से, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो x को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा 25, और 17 को इधर ले आओ, 25 माइनस 17 कितने हो गए 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारा 8। हमने x और y दोनों के मान निकालने हैं। अब जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी वो हमारे काम आएगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां से हम x का मान यहां रखकर y का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 45 प्लस x कितना आया 8, 45 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप इक्वेशन नंबर 1 से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, यहां लिख दो आप समीकरण 1 से 53 बना था ना अपना, 53 प्लस y किसके इक्वल था 60 के इक्वल, तो y क्या आ जाएगा 60 माइनस 53 यानी 7। ठीक है, तो x का मान आ गया 8, y का आ गया 7। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन 34। बीच में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, अब हम वो वाला कर लेते हैं, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमने क्या करना है, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो ये दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, वो ले लेंगे। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ 7 सेंटीमीटर ड्रा कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप नाम दे दोगे ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5, 6 और 7, तो अब 5 और 6 रह गई, तो 5 और 6 सेंटीमीटर मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर खोल लो पहले, इसको यहाँ रखकर हमने खोल लिए 5 सेंटीमीटर प्रकार। ठीक है, यहाँ पर रख दी हमने
ए पर और एक आर्क लगा दी। अब खोलूंगी मैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर खोल ली। ठीक है, अब यहां पर रखकर एक आर्क लगा दो। ठीक है, ये देखो अब हमें दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है इसको हम मिला देंगे, इसको मिला दो तो हमारी एक क्या बन जाएगी, त्रिभुज ABC। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ये 7 और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गई अब हमारी त्रिभुज। अब हमने क्या करना है, हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितने गुना हो, 7/5 गुनी हो। तो 7 को 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1.4 है जो कि बड़ा है 1 से। अब अगर ये छोटा होता 1 से तो इस त्रिभुज से छोटी बनती, अब ये बड़ा है 1 से तो इसका मतलब इस त्रिभुज के बाहर जाएगी हमारी नए वाली त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ए पर एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, आप डी से माप कर भी कर सकते हो। एक्यूट एंगल ड्रा करना है हमने, तो ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा, इधर इधर जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे जाएगा ये लगभग। ठीक है, ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं। अब कितनी भी प्रकार खोल लो आप, आपकी इच्छा है, जितनी मर्जी आप प्रकार खोल के इसको हम 7/5 है तो बड़ा क्या है, छोटा क्या है 5 और बड़ा क्या है 7। अब मैं 7 बराबर भागों में इसको बांट लूंगी। ठीक है, इसको ऐसे उल्टा करके हम इसको 7 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, थोड़ी कम कर लो प्रकार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये लाइन हमारी कम पड़ गई, इसको लंबा कर दो। ठीक है, ये 7 बराबर भाग हो गए, इसको आप नाम दे दो। ए दिया था तो यहां दे दो आप A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने करना कितने में है, 7/5। 7/5 तो हम 5 के साथ इसको बी पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, हमारा क्या है 7/5 है ना, तो 7 बड़ा था इसीलिए हमने इसको 7 पार्ट्स में तो डिवाइड कर लिया। ठीक है, और हम इसको ज्वाइन किससे करेंगे, पहले 5 से। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्राइंगल बड़ी जानी चाहिए ना, तो यहाँ पर तो छोटी जाएगी, इसलिए पहले छोटे वाली ट्राइंगल के बनाने के लिए मैंने इसको A5 से मिला दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये जो है A5, इसको हमने एक आर्क ड्रा करनी है A5 पे रख के। ठीक है, कितनी भी प्रकार खोल लो आप, यहां पर रखोगे और एक आर्क आप लगा दो। ठीक है, ये आर्क लगा दी मैंने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी आर्क को माप कर, ये जितनी आर्क आई है इसको माप लो, ये इतनी आई है। ठीक है, इसको माप कर हमने A7 पर रखकर, 7 है ना हमारा, 8.7 8.5 पर हमने लगा दी। अब उतनी ही माप कर हमने किस पे लगानी है, A7 पर। ठीक है, ये हमने डार्क पहले तो ये करी, ये वाली लगाई। ठीक है, यहां पर भी लगा दी ये वाली। ठीक है, अब इसको मापा, इसको माप लिया, इतनी है ये, तो यहां पर भी इस पर रखकर ऐसे एक कट लगा दिया दूसरे वाली चाप के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी किसके साथ, जहां भी ये जाएगी इनको ऐसे ज्वाइन करके A7 को और इस आर्क वाले पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, ऐसे
ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूंगी ऐसे। ठीक है, अब ये जहां भी है उसको बी पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा चलो देख लेते हैं कहाँ तक जाती है। ये इसको सीधा करके आगे ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ठीक लाइन, और इसको अब लाइन तक ले लो। ये ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं न्यू नाम दे देती हूँ। ये हमारा ए बी सी हो गया था, यहाँ पर अब मैं नाम दे देती हूँ डी। यहाँ दे देते हैं हम डी, और यहाँ ई, और यहाँ एफ। ठीक है, ये अब हमने नाम दे दिए। अब जो हमने सेम ईएफ लाइन ड्रॉ करने के लिए किया था, अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट पर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, कितनी भी आप प्रकार खोल के एक ऐसे चाप लगा दोगे। ठीक है, अब इस एंगल पहले यहाँ पर रखकर उतनी ही हमने जितनी यहाँ पर लगाई है बी पर, उतनी ही हम कहाँ लगा देंगे, एफ पर। जितनी बी पर लगाई है उतनी ही हम कहाँ लगा देंगे, एफ पर। ठीक है, अब इसको हम माप लेंगे। ठीक है, ये जितनी है इतनी प्रकार खोल के, जितना एंगल बी पर है इतना ही एंगल हम खोल कर यहाँ पर रखकर और यहाँ एक कट लगा देंगे। ठीक है, और अब हम एफ वाली लाइन को इसके साथ मिलाते हुए इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, यहां से ऐसे हमने इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, कर दिया एक्सटेंड। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे सी पॉइंट को यहां। ठीक है, ऐसे। ठीक, ठीक है, अब देखो, अब हम इनको नाम दे देते हैं। ये बी था, ये ईएफ देने की बजाय बेटा हम इसको बी डैश दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ देने की बजाय बी डैश दे दो। यहाँ पर सी है तो यहाँ दे दो सी डैश। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है हमने, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हमने जो ट्राइंगल त्रिभुज बनाई थी उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दो। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर ली। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखा ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक पर रखकर या ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाई। केंद्र मानकर एक चाप लगाई। इसी प्रकार 6 सेंटीमीटर खोलकर बी पर रखकर एक चाप लगाई, जो कि पहले वाली चाप को सी बिंदु पर काटती है। लिख लोगे बेटा आप ये। ठीक है, फिर हमने AC और BC को मिलाया। AC और BC को मिलाने के बाद आप ये लिख दोगे कि त्रिभुज ABC, ठीक है, क्या हो गई, त्रिभुज ABC बन गई है ना। त्रिभुज ABC हमारी बन गई। ठीक है, त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाएं कितनी है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप प्रॉपरली लिख लेना बेटा। अब हमने एक त्रिभुज निकालने के बाद हमने क्या किया था, त्रिभुज बनाने के बाद हमने क्या किया था, हमने ए के नीचे तरफ उस एक लाइन लगाई थी। ठीक है, या फिर कह दो ए पर हमने नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया। ठीक है, ए पर नीचे की तरफ न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। ठीक है, और उस रेखा को यानी ए वाली रेखा को 7 बराबर भागों में बांटा, 7 बराबर भागों में बांट दिया, भागों में बांट दिया, जिसके हमने नाम दे दिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया था, उसके बाद A5 को B से मिलाया, A5 को B से हमने मिलाया था। ठीक है, A5 पर
कोण बनाया A5 पर, या फिर चाप लगाई A5 पर चाप लगाई, उतनी ही चाप हमने A7 पर लगाई, उतनी ही चाप A7 पर लगाई, ठीक है। और फिर हमने A5B जितनी माप कर हमने यहां पर एक प्रकार से पहले वाली चाप पर काटा, और फिर मैंने क्या किया था, AB और A7 को मिलाया था, ठीक है, A7B को मिलाया, ठीक है बेटा। जो स्टेप मैं नहीं लिख रही आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेना। A7 और B को हमने मिलाया, फिर सेम स्टेप्स हमने कहाँ किए, फिर सेम स्टेप्स हमने B पर दोहराए, ठीक है, B और B डैश पर दोहराए। B पर हमने क्या लगाया, एक चाप लगाई, ठीक है, सेम हमने B डैश पर लगाई, ठीक है, जितनी ये चाप खोली उतनी चाप खोलकर हमने B डैश वाली चाप पर एक कट लगाया, ठीक है। फिर हमने B से किसको, B को C डैश तक बढ़ा दिया और C डैश को मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक त्रिभुज। तो कौन सी त्रिभुज है आपकी, AC डैश B, ठीक है, या AEB, ये हमारी क्या बन गई है, एक त्रिभुज, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे कि AB डैश C डैश हमारी क्या है, हमारी अभिष्ट त्रिभुज है, हमारी अभिष्ट त्रिभुज है। जहां क्या है बेटा, जहां AB डैश जो है हमारा ये वाला AB डैश, वो AB का क्या है, 5/7। तो आप क्या लिखोगे, AB डैश बराबर 7/5 किसका, AB का, ठीक है ना, AB डैश बराबर 7/5 AB, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो हमारा यहाँ 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, ठीक है बेटा। लाइक